स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। मैं अति महत्वपूर्ण साइंस के 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो रेलवे के ऑनलाइन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं कि निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमको सबसे ज़्यादा एनर्जी की प्राप्ति होती है, सबसे ज़्यादा उससे हमें ऊर्जा मिलता है? तो इसका आंसर जो होगा वो फैट होगा, वसा होगा, क्योंकि जब वसा का ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमें 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम यदि वसा का ऑक्सीडेशन होता है, जो अन्य की तुलना में ज़्यादा है। जैसे अगर कार्बोहाइड्रेट का होता है तो 4.2, तो सबसे ज़्यादा किससे होता है? वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, क्वाशियोरकार। इसका जो आंसर होने वाला है वो ए होगा, क्वाशियोरकार। और ये जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की अल्प मात्रा के कारण होती है। जब बच्चे जो होते हैं मदर के मिल्क के जगह अगर उन्हें कोई दूसरा आहार दिया जाता है जिसमें कैलोरी की मात्रा तो होती है पर प्रोटीन की अल्पता होती है, तो उससे ये बीमारी होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनी रहती है। और इसमें आपकी बच्चों की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, उसके अलावा पैर पतले हो जाते हैं या मानसिक डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तो एक कौन सा रोग हो गया? क्वाशियोरकार, जो प्रोटीन की कमी से होती है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होती है, बेरी B1 की कमी से होती है, और अस्कर्वी जो हो गया वो विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यहाँ स्रोत होगा तो ये विटामिन डी, इसका आंसर जो होगा वो विटामिन डी होगा। ठीक है, तो मछली से जो प्राप्त कॉड लिवर तेल होता है वो किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? विटामिन डी का है। इसके अलावा उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। ठीक है, तो ये जो पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति का जो लक्षण है वो क्या है, किसके कारण से होता है? तो मानव अपशिष्ट से जब संदूषण हो जाता है तब। और इसमें किसकी उपस्थिति होती है? ई कोलाई की। किसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है? ई कोलाई। ठीक है, मेटाबॉलिज्म संबंधित है। मेटाबॉलिज्म किससे रिलेटेड है? तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे सारी क्रियाएं संचालित होती हैं, तो ये भी मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आएगा। फिर जैसे जटिल अणु हैं उनका सरल अणुओं में टूटना, या सरल अणुओं से जटिल अणुओं का बनना, या फिर ये जो उपचय और अपचय जो होता है कैटाबॉलिज्म, ये जो उपचय और अपचय है उसमें भी अपचय जो है कार्बनिक जो जटिल अणु होते हैं सरल अणु में टूटते हैं, उपचय में वो जटिल अणु का फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती है? मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तीनों, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र का जांच करना है तो उसके लिए बॉडी में जो डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्कोप। क्या बोला जाता है? इंडोस्कोप। इसके थ्रू शरीर के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनकी जांच की जाती है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इंडोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का इनामेल किससे बना होता है? तो दांत का इनामेल जो होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और ये शरीर का सबसे टफेस्ट पार्ट होता है, दांत का जो इनामेल होता है। और इसके अलावा दांत में एक डेंटाइन होता है, फिर पल्प कैविटी होती है जिसमें रक्त वाहिनियाँ होती है। तो दांत का इनामेल किससे बना रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता क्या उल्लेख करता है?
जैव जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो क्या उल्लेख करता है? तो डाइवर्सिटी ए विविधता को रिप्रेजेंट किया और जैव से लाइफ हो गया। तो किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को जैव विविधता जो होगा वो क्या उल्लेख करेगा? किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता कौन सी है? इसमें जो बायोलॉजिकल यहाँ पे निम्नलिखित है, निम्नलिखित में कौन सी होगी इसमें बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट? तो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए जाते हैं उसका कारण क्या है कि वहाँ पे कुछ जो प्रजातियाँ रहती है वो अगर फ़िलहाल विलुप्त होने की स्थिति हो जाती है तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट का दर्जा दिया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। 9 का जो आंसर होगा कि बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता क्या है? कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्तता की स्थिति। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो 22 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ए। इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो अर्थ समिट किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन को 1992 में आयोजित किया गया था। ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इस पे मैटर क्या था, इशू क्या था इस सम्मेलन का? तो इसमें इन्वायरमेंट एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर यह सम्मेलन किया गया था। इसमें एक एजेंडा 21 ए बनाया गया था जिसके तहत पॉल्यूशन को महत्वपूर्ण विषय के रूप में सम्मिलित किया गया था। मेन इशू वहाँ पॉल्यूशन था इन्वायरमेंट पर, ठीक है। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1992। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? तो ये जो होते हैं इसका आंसर जो होगा कि प्रकृति के क्लीनर्स कौन से हैं? तो इसमें विघटक, इसमें कौन क्या आता है? तो जैसे जीवाणु, जो बैक्टीरिया हो गया, फिर फंजाई, उसके अलावा फिर प्रोटोजोआ, ये सब विघटक के रूप में आते हैं। तो इसको विघटक कहते क्यों हैं? तो ये जो होते हैं वो मृत पौधा है या फिर कोई उपभोक्ता है, कंज्यूमर्स हैं, तो उसका जो डेड बॉडी होता है तो उसके जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं उसको सिंपल यौगिक में क्या करते हैं? अपघटित करने का काम करते हैं। इसीलिए विघटक को प्रकृति के क्लीनर्स माने जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री से है, न्यूमेरिकल से। ये क्वेश्चन जो है 273 केल्विन पर 1 डेसीमीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? ठीक है। तो इसके लिए एक फार्मूला जो होता है वो फार्मूला है PV बराबर nRT। फार्मूला क्या हो गया? PV बराबर nRT। 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब क्या होता है? ये डेसीमीटर क्यूब आयतन का यूनिट है, वॉल्यूम का मात्रक है, वॉल्यूम का यूनिट है। और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है? कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? तो P से यहाँ क्या हो गया? अवस्था का समीकरण इसको कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट। PV बराबर nRT। P प्रेशर हो गया, V क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया, और N नंबर ऑफ मोल हो गया, R यूनिवर्सल कांस्टेंट है यहाँ पे, और T टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ से हम चूँकि प्रेशर की बात कर रहे हैं, न्यूनतम दाब कौन डालेगा, हमें प्रेशर निकालना है। तो P क्या हो गया? यहाँ से P बराबर जो हो गया nRT और बटा क्या हो गया? V हो गया। तो यहाँ पर सभी जो भी चॉइस हमें दिए हुए हैं सारे के लिए टेम्परेचर तो सेम है 273 केल्विन, आयतन भी सेम है 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो टेम्परेचर आयतन सेम है, R कांस्टेंट है, तो ये भी सबके लिए सेम है। तो इसका मतलब जिसका N कम होगा उसका P भी क्या होगा? कम होने जा रहा है,
ठीक है। क्योंकि बारी बारी से जब चारों चॉइस के लिए हम फार्मूला भरेंगे तो सबके लिए टेम्परेचर वॉल्यूम सेम रहेगा, आर कांस्टेंट है तो ये भी सेम रहेगा, लेकिन एन चूँकि नंबर ऑफ मोल है तो ये जो फर्स्ट चॉइस है या सेकंड चॉइस है या थर्ड है या फोर्थ है, तो सबके लिए एन का मान जो होगा वो वेरी करेगा। जिसका एन का मान कम होगा उसके लिए प्रेशर का मान भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो पहला में अगर एन का मान नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, जो पहला चॉइस है, तो एक मोल बराबर जानते हैं क्योंकि क्लोरीन है, ये क्लोरीन गैस Cl2 है, ये एक क्या होता है, यौगिक होता है, तो वो किससे बना होगा, अणुओं से बना होगा, तो Cl2। तो इसमें कितना अणु दे रहा है पहला चॉइस में, 6.023 × 10⁻23 अणु। ठीक है। तो इसमें जब हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे अणु को, तो एक मोल बराबर हम लोग जानते हैं 6.022 × 10⁻23 इतना अणु होता है एक मोल बराबर। अगर कोई यौगिक का लेते हैं तो यहाँ क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस की चर्चा कर रहा है, Cl2 के बारे में ये बता रहा है। तो अगर फिर इसको जब हम एक 6.022 × 10⁻23 से भाग देंगे तो पहला में हमें कितना मोल मिलेगा, एक मोल मिलेगा। पहला में कितना मोल मिलने जा रहा है, एक मोल। दूसरा का मोल दिया हुआ है 0.02, तो पहला तो बहुत ज़्यादा नंबर, एन का वैल्यू एक रखेंगे तो पी तो यहाँ ज़्यादा होगा दूसरे की तुलना में, क्योंकि दूसरा में कितना है, 0.02 मोल है। और तीसरा और चौथा जो है वेट में दिया हुआ है, तीसरा और चौथा किस में दिया हुआ है, सी और डी, वेट में दिया हुआ है, तो इसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जब कोई वेट में अगर दिया रहे तो उसके लिए मोल क्या होता है, एन का मान होता है, उसके लिए जो मोल होता है तो उसके लिए क्या होता है, एन का मान जो होता है, एन बराबर होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट। ठीक है। तो अगर हम तीसरा के लिए और चौथा के लिए हम मोल का मान निकालते हैं तो उसका वैल्यू हम पहले देखते हैं, जिसका मोल सबसे कम आएगा उसी का प्रेशर सबसे कम होगा। तो तीसरा में कितना है, 0.0355। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, तो एक मोल क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन Cl2 होता है इसका फॉर्मूला क्लोरीन का, तो एक क्लोरीन का 35.5 वेट होता है, तो Cl2 तो कितना टोटल हो जाएगा, 71। 71 से जब एक करेंगे तो इसको ये भाग देने के बाद लगभग इसका वैल्यू आएगा 0.00 कितना आने जा रहा है इसका, लगभग इतना मोल के 5, इतना मोल के बराबर आएगा। ठीक है। और अगर चौथा जो चॉइस है उसमें अगर हम ये डिवाइड करते हैं 71 से तो ये आएगा 0.001। तो सबसे पहला में एक मोल आया, दूसरा में 0.02, तीसरा में 0.005 और सबसे लास्ट में 0.001। तीसरा में कितना आया था, 0.0005। तो सबसे कम जो दिख रहा है वो तीसरा दिख रहा है। क्योंकि अब एन का वैल्यू कम आया तो स्वाभाविक है कि पी का वैल्यू क्या होने जा रहा है, सबसे कम होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें पी वी बराबर एनआरटी का ख्याल रखना है। चारों चॉइस से हमको मोल निकाल देना है, क्योंकि आर टी और भी सबके लिए समान है और एन जिसका कम होगा उसी का पी कम होगा, तो ही मात्र न्यूनतम दाब डालेगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या बताएं। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला जो होता है H2O होता है। अगर H2O की तरफ इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कितना मोल हुआ, एक मोल हुआ। कितना मोल हुआ, एक मोल हुआ। ठीक है। तो एक मोल का वेट पहले हम लोग निकाल लेते हैं कितना होता है, तो 16 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक वेट, और इसका 2, 16, 2, 18 ग्राम। ठीक है। तो एक मोल जब वाटर ले रहे हैं तो वेट कितना आ रहा है, 18 ग्राम आ रहा है। हमको 90 ग्राम में मोल की संख्या निकालनी है। तो एक नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या सिंपली हमारे पास 90 ग्राम है और एक मोल से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें टोटल मोलों की संख्या आ जाएगी। या एक नियम से, चूँकि एक मोल बराबर 18 ग्राम बराबर एक मोल, तो 90 ग्राम बराबर कितना, 5 मोल। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हो गया इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, 5 मोल। सिंपल सा क्वेश्चन है भी। उसके बाद अगला, एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या। यहाँ पे अणु नहीं होगा, यहाँ पे मोलों की संख्या होगी।
यहाँ पे क्या होने जा रहा है, अणुओं की संख्या। यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा ये क्या होगा, मोलों की संख्या होगा। ठीक है, इसमें सुधार कर लेना है, मोलों की संख्या। तो अब एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तो क्या हो गया, एल्युमिनियम ये हो गया, इसका फॉर्मूला Al। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान तो यहाँ दे दिया, एल्युमिनियम का टोटल 54 ग्राम में निकालना है। तो एक फार्मूला मोल की संख्या बराबर जो होता है वो वेट बटा एटॉमिक वेट होता है। वेट बटा क्या होता है, एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, तो यहाँ वेट कितना दिया हुआ है 54 ग्राम, और एटॉमिक वेट कितना दिया हुआ है 27 ग्राम। तो यहाँ पे कितना मोल हो जाएंगे 2 ग्राम, 2 मोल। तो सिंपल सा आंसर ये हो गया। यानी तो हम जानते हैं कि 1 मोल बराबर कितना होता है इसका 27 ग्राम, 27 ग्राम बराबर 1 मोल, तो 54 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा 2 मोल। तो इसका आंसर 2 मोल। ठीक है, N2 के 0.5 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। फिर से उसी ढंग से क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन गैस जो है N2 मतलब क्या हो गया, N2 क्या हो गया, ये नाइट्रोजन गैस है। सिर्फ अगर N कहेंगे तो ये गैसियस फॉर्म में नहीं रहेगा, ये तत्व होगा। लेकिन N2 जो होता है वो क्या हो गया, ये यौगिक हो गया। जब एक मैं मोल कंसेप्ट का थ्योरी बता दूंगा जिससे मोल के सारे क्वेश्चन आसानी से बचेंगे, उसको डिस्क्राइब कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह ये परेशान करेगा और है चीज़ें बहुत आसान। तो नाइट्रोजन अगर सिंगल हम N फॉर्म में जो पीरियोडिक टेबल में जो लिखा रहता है वो सारे एलिमेंट होते हैं। इसका सूक्ष्म कण को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसके सूक्ष्म कण को परमाणु बोलते हैं। लेकिन N2 जो है ये यौगिक कहलाता है, इसके सूक्ष्म कण को अणु कहते हैं। ठीक है, तो N2 अगर मैंने लिखा, अगर कह दिया कि नाइट्रोजन गैस, तो ये क्या हो गया, ये N2 हो गया। ठीक है, ये N2 हो गया। और इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, एक सिंगल अगर N लिखते हैं तो एक सिंगल अगर N लिखते हैं तो उसका वेट कितना, ये 7 उसका एटॉमिक नंबर हो गया, तो 14। तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा 28। एक सिंगल नाइट्रोजन तत्व का जो वेट होता है वो 14 ग्राम होता है। यहाँ N2 है तो 28 ग्राम हो गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे N2 के बगल में क्या है, कुछ है नहीं है, तो मतलब कितना मोल ये हुआ, 1 मोल हुआ। तो 1 मोल में कितना ग्राम, 28 ग्राम, 1 मोल में 28 ग्राम। तो 0.5 मोल है, इसका आधा मोल की बात है, तो वेट कितना हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर कौन होगा 14 ग्राम। 16 का आंसर कौन हो जाएगा 14 ग्राम हो गया। ठीक है, कुछ नहीं था, सिर्फ N2 लिखा हुआ। अगर N2 से पहले 3 रहता, अगर कोई N2 लिख करके अगर इस ढंग से लिख दे तो ये N2 मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन गैस। तो नाइट्रोजन गैस का कितना मोल 3 मोल, 2 लिख दे तो 2 मोल, कुछ नहीं लिखे तो 1 मोल। तो 1 मोल इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसके बराबर होता है वेट के फॉर्म में। तो इसका टोटल वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक नाइट्रोजन का 14, तो यहाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, तो 28 ग्राम 1 मोल, तो हाफ मोल है, 0.5 मतलब हाफ मोल, तो इसका वेट आधा इसका हो जाएगा 14 ग्राम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनज्ञ के लिए कि गन्ना की इकाई क्या है। अच्छा, कोई रसायन, कोई शास्त्री होते हैं या रसायन में गन्ना का मेन इकाई क्या है। तो ये जो मेन इकाई होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोल का। ये मोल होता है, मोल इसलिए होता है, मोल जो एक ऐसा यूनिट है, जैसे हम लोग जैसे दर्जन पढ़ रहे हैं, तो दर्जन मतलब 1 दर्जन बराबर 12। या फिर अगर हम बोलते हैं कि लंबाई का मात्रक क्या है, तो मीटर है। इस टाइप से अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग यूनिट है, नो डाउट। लेकिन मोल एक ऐसा केमिकल यूनिट है जो एक ही चीज़ बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अगर संख्या के रूप में मोल का वैल्यू जाने तो 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10⁻23 संख्या में। जो पढ़े थे ना कि 1 दर्जन बराबर 12, तो यहाँ पर 1 मोल बराबर संख्या में एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। लेकिन वेट के रूप में फिर अलग इसका है, इसका जो जिस चीज़ का फॉर्मूला वेट के बराबर हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है तो 1 मोल नाइट्रोजन बराबर उसका जो फॉर्मूला वेट होगा उसके बराबर भार होगा। फिर वॉल्यूम के रूप में वो STP और NTP जो होता है वो 1 मोल बराबर 22.4 लीटर के बराबर होता है। तो जब मैं बताऊंगा तो इसे एलेबोरेट कर दूंगा, तो इसलिए ये केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के 144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। देखिए यहाँ पे ग्राम परमाणु क्या है,
अगर परमाणु रहता तो सिर्फ परमाणु की संख्या, लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु, ग्राम आयन लग जाए तो वो मोल का ही दूसरा नाम है, ये ध्यान रखना है। ये ग्राम परमाणु क्या है, ये कुछ नहीं, ये मोल है। ग्राम मतलब तो वेट के लिए यूनिट ग्राम होता है अकेला, और परमाणु सिर्फ कर रहे हैं तो कितने परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जो है दोनों एक साथ आ जाए, ग्राम परमाणु तो ये मोल हो गया, ग्राम अणु तो वो भी मोल हो गया, और फिर ग्राम आयन तो वो भी मोल हो गया। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई तत्व रहता है तो तत्व परमाणु से मिलके बने होते हैं, तो तत्व का चूँकि परमाणु से मिलके बने होते हैं तो तत्व का एक मोल या मोल का दूसरा नाम है ग्राम परमाणु। यौगिक जो होता है वो अणु से मिलके बने होते हैं, तो यौगिक का जो मोल जो नाम हम लोग देते हैं तो उसको हम लोग ग्राम अणु भी कह सकते हैं। और जो चार्ज रखने वाला जो रेडिकल्स होते हैं तो उसका चूँकि वो आयन से मिलके बनते हैं तो उसके मोल का दूसरा नाम ग्राम आयन होता है। ठीक है, तो ये न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पे कि ग्राम परमाणु मौजूद है, मतलब मोल की संख्या को पूछ रहा है। तो मैग्नीशियम की जब बात करें तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है, Mg। तो इसका मैग्नीशियम का वेट कितना हो जाएगा, तो टोटल 24 ग्राम, कितना हो जाएगा 24 ग्राम। ठीक है, और 24 ग्राम में कितना कितना मैग्नीशियम है, 1 मोल। ये मैग्नीशियम एक तत्व है, ये परमाणु से मिलके बने होंगे, तो मैग्नीशियम से पहले कितना दिख रहा है, कुछ नहीं, मतलब कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो 1 मोल बराबर कितना वेट, इसका जो फार्मूला वेट है, इस जो फार्मूला मैग्नीशियम का कितना वेट होता है 24 ग्राम। तो अब 1 मोल में कितना ग्राम हो रहा है, 24 ग्राम, या फिर इसका डायरेक्ट जो फार्मूला नंबर ऑफ मोल जो होता है कोई भी तत्व के लिए वो होता है वेट बटा एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इसका वेट कितना दिया हुआ है 144, इसका फार्मूला से एटॉमिक वेट कितना आया 24, तो टोटल फाइनल कितना हो गया 6, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चॉइस हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे मोल निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर। जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता होती है। देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होना, जैसे हर कोई यहाँ पे सक्रिय है, कोई भी तत्व जो होता है वो सक्रिय होता है, और तत्व परमाणु से मिलकर बने होते हैं, स्वाभाविक है वो भी सक्रिय होगा, और वो एक दूसरे से संयोग करके वो यौगिक बनाना चाहता है। मतलब अगर परमाणु है तो किस में कन्वर्ट होना चाहते हैं, अणु में, और अणु बनाने के लिए वो जो निष्क्रिय गैस है तो उसका बाह्यतम कक्षा में पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। तो कोई अन्य जो भी पदार्थ होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम उस ऑक्टेट को फॉलो करके अस्थायी हो जाएं। तो ये संयोजकता क्या होती है, संयोग करने की क्षमता। तो जब कोई ऑक्टेट पूरा कर लेगा तो स्वाभाविक है कि उसको संयोग करने की क्षमता उसकी क्या होगी, नहीं होगी। संयोग क्यों करेगा, जब वो सक्रिय रहता है तब ना दूसरे से जुड़ करके वो स्थैतिक होना चाहता है, वो स्टेबिलिटी में जाना चाहता है। हर कोई सक्रिय है तो वो स्टेबिलिटी को प्राप्त करना चाहता है, इसके लिए वो निष्क्रिय गैस का जो ऑक्टेट रूल है, जो अष्टक है, उसको प्राप्त करना चाहता है। तो अब मान लीजिए किसी के बाह्य कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो निष्क्रिय गैसों की के जैसा रूप धारण ग्रहण करेंगे ताकि वो क्या हो जाए, वो स्टैटिक हो जाए, अस्थायी हो जाए। तो जिसका बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या पूर्ण हो गया तो उसकी संयोजकता, संयोग करने की क्षमता उसकी खत्म, तो इसका मतलब उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर जो होगा डी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, जो आवर्त सारणी हम लोग जो पढ़ते हैं, जो परमाणु संख्या पर आधारित है, अभी वाला जो हम लोग पढ़ते हैं मोस्ले जी का, तो उसमें वो फर्स्ट ग्रुप जो होता है, पहला ग्रुप जो है आवर्त सारणी का, उसमें जो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को रखा गया फर्स्ट ए में। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रैंक्शियम, ये सब आते हैं। तो ये कौन सा चॉइस है, लिथियम, स्टेरिडियम यहाँ पे होगा और पोटेशियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का कौन हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, विस्थापन के परिवर्तन दर को कहा जाता है। विस्थापन के परिवर्तन दर को, विस्थापन में एक निश्चित डायरेक्शन होता है। ठीक है, और पिछला इसका जो था उसमें क्वेश्चन था विस्थापन से रिलेटेड, जिसको मैंने अच्छे ढंग से बताया था। तो विस्थापन के परिवर्तन दर कहने का मतलब विस्थापन पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेग। बेग किस पे डिपेंड करता है, विस्थापन पे। चाल किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। ठीक है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निर्दिष्ट दिशा किसी वस्तु की गति को कहा जाता है। देखिए, गति तो एक चाल भी हुआ और एक वेग भी होता है, लेकिन चाल में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि निर्दिष्ट दिशा, इसकी दिशा को एक निश्चित बता रहा है, तो वो किस में होता है, वेग में होता है। वैसा गति जिसमें दिशा निश्चित हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, या एक सदिश राशि होता है। ठीक है, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, 22 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का एसआई मात्रक क्या है। भार का एसआई मात्रक क्या है। देखिए, एक जो होता है हम लोग जिसको एम से सूचित करते हैं, ए द्रव्यमान है, ए एक क्या है, द्रव्यमान है, ये भार नहीं हुआ। इसमें जब हम जी से गुना कर देंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एम जी जो होता है वो क्या होता है, भार होता है। एम जी जो होता है भार होता है। एम का मात्रक क्या होता है, के जी, और जी का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको ऐसे लिखते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया भार का एसआई मात्रक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन। इसको किससे सूचित करते हैं, न्यूटन। तो भार का एसआई मात्रक क्या हो गया, न्यूटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऊष्मागतिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थायी रहता है वह प्रक्रिया कहलाती है। जब आयतन स्थायी हो तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सममितीय। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। इसका कौन सा आंसर होगा, बी होगा। जैसे ये जो फॉर्मूला होता है पी बराबर NRT, ठीक है, यहाँ पर एन तो नंबर ऑफ मोल हो गया, आर कांस्टेंट होता है, और भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, कांस्टेंट कर दिया गया। तो इस इक्वेशन से हम लोग निकालते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जहाँ पे भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है। तो ये जो होता है आइसोकोरिक प्रोसेस, उसमें भी कांस्टेंट होता है, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है। तो प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल बराबर होता क्या है, तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो आज ये 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मोल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसे बता दूंगा, ताकि जब भी मोल के क्वेश्चंस आएँ तो आसानी से सॉल्व हो जाएं, और इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, थैंक यू।